नमस्कार। केमिस्ट्री के कुछ सबसे जरूरी नियम कई बार काफी मुश्किल लगते हैं ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टूडेंट के नोट्स को ही एक विजुअल सफर में बदल रहे हैं। मकसद बस इतना है कि ये मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स भी एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरुआत होगी गैसों की अपनी एक अलग ही दुनिया से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के रहस्यों को समझने के लिए। कह सकते हैं कि ये हमारी आज की जर्नी का एक रोड मैप है। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसों की। हवा में गैसें हमें भले ही बिखरी हुई बेतरतीब सी लगती हैं, लेकिन असल में ये भी कुछ पक्के नियमों से बंधी होती हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं। तो बॉयल का नियम, ये हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक बहुत ही सीधा साधा रिश्ता बताता है। जरा सोचिए, अगर किसी गुब्बारे को दबाया जाए यानी उस पर प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या होगा? उसका साइज यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। बस यही है बॉयल का नियम। लेकिन हाँ, एक शर्त है, टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए। अच्छा, अब आता है चार्ल्स का नियम। इसमें टेम्परेचर का भी रोल आ जाता है। ये नियम कहता है कि अगर किसी गैस को गर्म किया जाए तो वो फैलती है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और यहाँ एक खास बात है, हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये बस साइंटिस्ट्स के लिए टेम्परेचर नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, एब्सोल्यूट जीरो का। ये वो सबसे कम तापमान है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। एक थियोरेटिकल पॉइंट जहां माना जाता है कि सारे मॉलिक्यूल्स की हलचल एकदम रुक जाएगी और गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। है ना कमाल की बात? ये कुदरत की एक आखिरी हद है। फिर आता है एवोगैड्रो का नियम, और ये वाकई एक गेम चेंजर था। इन्होंने एक कमाल की बात बताई कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है, चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन। अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनमें मॉलिक्यूल्स की गिनती भी बिल्कुल बराबर होगी। क्या शानदार आइडिया है! और अब इन सभी नियमों को मिला दिया जाए तो हमें मिलता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। ये एक तरह का मास्टर फॉर्मूला है। ये अकेला इक्वेशन प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर सबको एक साथ जोड़ देता है। बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो सबका काम एक ही जगह। कभी सोचा है कि परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? वो होता है डिफ्यूजन की वजह से। और यहीं पर ग्रैहम का नियम काम आता है। ये नियम हमें बताता है कि जो गैसें हल्की होती हैं वो भारी गैसों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से लगभग 4 गुना तेजी से फैलती है। चलिए अब गैसों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस बड़ी पहेली की तरफ बढ़ते हैं जिसने साइंटिस्ट्स को सदियों तक परेशान किया। पहेली ये थी कि इतने सारे केमिकल एलिमेंट्स को आखिर एक सिस्टम में कैसे रखा जाए। देखिए, ये कोई एक रात की कहानी नहीं थी। ये एक लंबा सफर था। 1817 में डॉबेराइनर की पहली कोशिशों से लेकर 1865 में न्यूलैंड्स के म्यूजिकल आइडिया तक, और फिर आखिर में 1869 में मेंडलीफ की वो ऐतिहासिक खोज। ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। तो कहानी की शुरुआत में आते हैं डुबेराइना। उन्होंने गौर किया कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप्स में आते हैं जिनके गुण काफी मिलते जुलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये एक अच्छी शुरुआत थी, एक सही दिशा में पहला कदम। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये तरीका सारे एलिमेंट्स पर लागू नहीं हो पाया। इसके बाद आए न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो और भी दिलचस्प था। उन्हें एलिमेंट्स में संगीत के सुर सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिक में 8वां नोट पहले नोट जैसा होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे ही हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलती हैं। कमाल का आइडिया था, पर अफसोस ये नियम भी भारी एलिमेंट्स तक पहुंचते पहुंचते फेल हो गया। और फिर एंट्री होती है दिमित्री मेंडलीफ की, वो साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स की दुनिया में एक ऐसा इंकलाब ला दिया जिसने केमिस्ट्री की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मेंडलीफ का जो मेन आइडिया था वो ये था कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होती हैं। लेकिन उनकी असली जीनियस, उनका असली कमाल कुछ और था। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ दी, उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी खोज अभी हुई भी नहीं थी। और सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले से बता दी। अब देखिए, मेंडलीफ का काम शानदार तो था, पर परफेक्ट नहीं था। कुछ दिक्कतें थीं, जैसे हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए ये साफ नहीं था।
कुछ जगहों पर एटॉमिक वेट का ऑर्डर भी गड़बड़ था और आइसोटोप्स उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। तो ये कुछ पहेलियां थीं जिन्हें सुलझाना भी बाकी था। और इन्हीं समस्याओं के समाधान ने हमें पहुंचाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। आज की तारीख में ये केमिस्ट्री की नींव है। कह सकते हैं कि ये मेंडेलियव के शानदार काम का एक सुधरा हुआ और ज्यादा सटीक वर्जन है। तो वो बड़ा बदलाव क्या था? 1913 में मोज़ले ने ये पता लगाया कि एलिमेंट्स की असली पहचान उनका एटॉमिक वेट नहीं बल्कि उनका एटॉमिक नंबर है। बस ये एक छोटा सा बदलाव, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर पर शिफ्ट, और मेंडलीव की टेबल की लगभग सारी मुश्किलें हल हो गई। और ये मॉडर्न टेबल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी से सीधे जुड़ी है। मिसाल के तौर पर लैंथेनाइड्स को ही ले लीजिए। ये वो 17 एलिमेंट्स हैं जिन्हें अक्सर टेबल के नीचे अलग से दिखाया जाता है। हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन से लेकर लड़ाकू विमानों के इंजन तक हर जगह ये बेहद जरूरी हैं। तो अब हमारे पास ये एकदम सही नक्शा यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो चलिए अब इसके अंदर छिपे हुए खजानों और रहस्यों को डिकोड करते हैं, क्योंकि इस टेबल का स्ट्रक्चर ही हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में ढेरों बातें बता सकता है। ये टेबल बहुत काम की है। ये हमें पीरियोडिक टेबल के 4 मेन ट्रेंड्स के बारे में बताती है। मतलब जब हम टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बदलाव आते हैं। इसे समझ लिया तो हम एलिमेंट्स के बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या है? सीधे साधे शब्दों में ये वो एनर्जी है जो किसी एटम से उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन चुराने के लिए लगती है। जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी ही कसकर पकड़े रहता है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ये किसी आइटम की एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत को दिखाता है। जब कोई आइटम एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बस इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। हैलोजेंस जैसे क्लोरीन इसमें सबसे आगे होते हैं। और आखिर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे समझने के लिए एक केमिकल बॉन्ड को रस्साकशी के खेल जैसा समझिए। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रस्सी को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचता है। और इस खेल का चैंपियन कौन है? फ्लोरीन। तो हमने देखा कि कैसे कुछ नियमों और पैटर्न्स ने हमारे चारों तरफ मौजूद हर चीज को एक सिस्टम में बांध रखा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में साइंस की कौन सी नई खोज, कौन से नए पैटर्न्स हमारे सामने लाएंगी, जिनके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले